Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss the 30 most important MCQs of chapter number 4, Work and Energy from the class 11 physics. These MCQs will be helpful for the board exams, university admission test and for any kind of competition exam also. पहला हमारे पास MCQ है, work done will be maximum when angle between force and displacement is, और ऑप्शंस हमारे पास हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री। इसमें हमने ये गौर करना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा होगा तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा वो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट होगा, और वर्क के लिए फार्मूला फिर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा वर्क के लिए फार्मूला कंसीडर होगा। तो इस लिहाज से हम देखें तो अगर एंगल 90 है तो ज़ीरो वर्क डन होगा क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होते हैं, और अगर एंगल 0 है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1 होते हैं, और अगर एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर हो जाए तो उसके लिए फिर नेगेटिव वर्क डन होगा। सो इस हिसाब से वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। वर्क डन मैक्सिमम होगा जब हमारे पास एंगल 0 है, और उस मैक्सिमम वर्क डन के लिए अगर हम फार्मूला देखना चाहें तो हमें पता है कि W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा हम 0 पुट करवा दें, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1, तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो W इज़ इक्वल टू एफ डी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क हैज़ डायमेंशन लाइक, और हमारे पास ऑप्शंस हैं टॉर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, पावर। तो डायमेंशन देखने के लिए हम सिंपली ये देख लेते हैं कि वर्क का यूनिट और इनमें से किस क्वांटिटी का यूनिट सेम है। जिनका यूनिट सेम होगा तो उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। वर्क का यूनिट हमें पता है जाउल होता है, और जाउल जो है वो नेक्स्ट होता है न्यूटन मीटर। तो वर्क के लिए यूनिट आ रहा है न्यूटन मीटर, और इन गिवन ऑप्शंस में से अगर हम गौर करें तो जो टॉर्क है, टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है। तो इसका मतलब है कि वर्क की डायमेंशन सेम होगी टॉर्क के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कि वर्क डन इज़ नेगेटिव देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, और हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन नेगेटिव होता है जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, क्योंकि वर्क का फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और इसमें हम ये गौर करें कि जब एंगल थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। जिस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की वो डायरेक्शन नहीं होगी। और वैसे भी अगर हम कैलकुलेटर में चेक करें तो एंगल 90 से ग्रेटर हम कोई भी पुट करवाएं तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ग्रेटर दैन 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 50 किलोग्राम क्रेट इज़ पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन द वर्क डन विल बी, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। इसमें हमने ये देखना है कि वर्क का फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डी, मैक्सिमम वर्क डन के लिए ये अप्लाई करवा दें। फोर्स हमारे पास है 50, फोर्स 50 पुट करवाएं, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है 2 पुट करवाया, तो वर्क हमारे पास आ रहा है 100, और वर्क का यूनिट जो है वो जाउल। तो करेक्ट आंसर हमारा है 100 जाउल। इसमें हमने ये गौर करना है कि जो यहाँ मैस गिवन था 50 किलोग्राम वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। तो जो भी डाटा हमें गिवन होगा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी वैल्यूज़ यूज़ हों। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द फाइनाइट फोर्स इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी द वर्क डन इज़, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पैरेलल हो जाएं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल होंगे तो इसका मतलब है कि एंगल 0 हम कंसीडर करेंगे, और वर्क डन के फार्मूले में W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस 0, यानी कॉस 0 1, तो मैक्सिमम वर्क डन हमारे पास आ रहा है एफ डी। तो इसका आंसर होगा वर्क डन विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम
इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट हैज़ वेट, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। इसमें हमने ये गौर करना है कि फ्री फॉलिंग का ये होता है कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करे तो वो वेटलेस हो जाती है। वेटलेस होने का ये मतलब है कि इसके लिए फिर वेट ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स, और ऑप्शंस गिवन है वेलोसिटी, पावर, वर्क डन और एक्सेलरेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ ड्रा करें, चाहे उसकी शेप जो मर्जी हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ऑब्वियसली वर्क डन आएगा। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वर्क डन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटी परफॉर्म ज़ीरो वर्क व्हेन बॉडी मूव्स, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो हमें पता है कि ग्रेविटी बॉडी को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम किसी बॉडी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में मूव करवाएं तो तब एंगल बनेगा 90, और एंगल जब 90 होगा तो फिर हमारे पास वर्क डन ज़ीरो होगा। यानी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली मूव करवाएं तो वर्क डन ज़ीरो बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो यहाँ पे हम गौर करें तो वाट यूनिट होता है पावर का, और पावर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू W/T। और हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम पावर मल्टीप्लाई टाइम करवा दें तो वो इज़ इक्वल टू आ रहा है वर्क डन, या बेसिकली ये एनर्जी होगी। तो पावर का यूनिट किलोवाट, यहाँ से लिया हुआ है किलोवाट, और टाइम इसका ऐसा यूनिट तो सेकंड होता है, लेकिन यहाँ से लिया हुआ है आर, तो किलोवाट आवर मिल के ये यूनिट बन रहा है एनर्जी का। तो हमारा करेक्ट आंसर है एनर्जी। नेक्स्ट है द पावर नीडेड टू लिफ्ट ए मैस ऑफ 5000 ग्राम टू हाइट ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड इज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। पावर फाइंड करने के लिए पावर का फार्मूला P इज़ इक्वल टू W/T, लेकिन हमने ये गौर करना है कि जब भी हाइट की बात आए तो हाइट के लिए वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। यानी वर्क डन के लिए हम फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी वाला यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय T, और मैस है हमारे पास 5000 ग्राम। ग्राम को एस है यूनिट किलोग्राम कर लिया, मैस आ गया 5, और जी है 9.8, और हाइट है 1, हाइट 1 आ गई, और डिवाइडेड बाय टाइम है 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 24.5 वाट। नेक्स्ट है जी अप्रोक्सीमेट पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हो उसके ऊपर पावर जो है उसकी लिखी हुई होती है कि ये कितने वाट की है। उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जितना हम उसका यूज़ करेंगे तो उसका कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ सकती है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर जो हैं वो भी डिफरेंट रेंज में आते हैं, लेकिन हमने ये इसमें गौर करना है कि जो एक एवरेज है जो हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है वो है 2 किलोवाट। तो इसलिए हमने इसका आंसर जो है वो 2 किलोवाट यूज़ करना है। नेक्स्ट है पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, और ऑप्शंस हमारे पास हैं एक्सेलरेशन, मास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। पावर के लिए फार्मूला में पता है P इज़ इक्वल टू W/T, और यहाँ पे वर्क डन नेक्स्ट होता है F.D, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इस पे एरो भी लगा लें, डिवाइडेड बाय T टाइम स्केलर है, इस पे एरो नहीं लगाना हमने। अब यहाँ पे हम ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमें पता है कि वेलोसिटी होता है। तो इसलिए पावर इज़ इक्वल टू आ रहा है फोर्स, और इसका डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी के साथ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वेलोसिटी। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी
बाय ए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 सेकेंड इज, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो इसमें भी हम पावर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू W/T, और यहाँ पे हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ इस फार्मूले से हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पावर है 60, पावर 60 वाट है, और टाइम है 2 सेकेंड, तो 60 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 120 जाउल। तो करेक्ट आंसर 120 जाउल। नेक्स्ट भी इसी फार्मूले से रिलेटेड है। 3 जाउल ऑफ वर्क इज़ डन इन 3 सेकेंड्स, देन पावर इज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो इसमें हम पावर इज़ इक्वल टू W/T, और हमारे पास वर्क है 3 और डिवाइडेड बाय टाइम भी 3 है, तो पावर इज़ इक्वल टू 1 वाट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ऑप्शंस हमारे पास हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम कहते हैं कि ऐसी फोर्स कि जिसमें हम किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को मूव करवाएं, और उसमें हम पाथ जो भी अडॉप्ट करें, तो उस पाथ के अडॉप्ट करने से वर्क डन के लिए आंसर सेम रहे, वर्क डन चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब क्वेश्चन ये है कि इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि उसके लिए वर्क डन का फार्मूला mgh होता है। mgh फार्मूला है, चाहे हम पाथ जो भी अडॉप्ट करें, वर्क डन जो है वो सेम होगा। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, यस स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, यस इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। सो इनमें से हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू करने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्बिटर वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्बिटर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम वेलोसिटी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है टू मूव अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो होती है कि जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करवाना, अर्थ के जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर किसी ऑब्जेक्ट को अगर भेजने हैं तो उसके लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटर वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटीज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो हमने ये देखना है कि ऑर्बिटर वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है g/√, और एस्केप वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2g/√। इन दोनों के लिए हम रेशो अगर ले लें तो रेशो हमारे पास आएगी 1/√2। तो हमारा आंसर है 1/√2। नेक्स्ट है जी, इफ़ वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को डबल करवा दें, हाफ एम वी की जगह हम पुट करवा दें 2v, तो स्क्वायर होके बाहर हमारे पास ये 4 आ रहा है, और अंदर वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ब्रैकेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मल्टीप्लाई 4, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है द एस्केप वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम फॉर, और ऑप्शंस हमारे पास हैं मून, मरकरी, अर्थ और जुपिटर।
तो इसमें हम साइज़ के हिसाब से डिफरेंट प्लैनेट्स को देखते हैं और जिस प्लैनेट का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा दूर तक होगी और एस्केप वेलोसिटी भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये जो डायग्राम शोन है इसमें अगर हम गौर करें तो जुपिटर जो है इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है कंपेरेबली जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हमारा जो है करेक्ट आंसर वो जुपिटर बनेगा। इनके अलावा और भी कोई प्लैनेट हो सकता है जिसके लिए एस्केप वेलोसिटी मैक्सिमम हो, लेकिन हमारे गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जुपिटर है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले में यानी 2g(r स्क्वायर रूट), इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें g की वैल्यू 9.8 और r जो है उसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर, या उसको मीटर में भी कन्वर्ट करवा लें और इसका फिर स्क्वायर रूट लें, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इफ़ वेलोसिटी एंड मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, और ऑप्शंस हैं डबल, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv²। इसमें हमने मास को भी डबल करना है, मास को भी हम 2m लिखें और वेलोसिटी जो है उसको भी हम 2v लिखें, और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो वेलोसिटी में से आ जाएगा 4 और मास में से आ जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई करके करेक्ट आंसर हमारा बनेगा 8 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर हम मास को भी डबल कर दें, वेलोसिटी को भी डबल कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 8 टाइम्स। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ e, इट्स मोमेंटम विल बी, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। ये MCQ थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व करने वाला है। मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है P= होता है mv। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, P² m² v²। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो मास 1 हम बाहर लिख लेते हैं और mv² हम ऐसे अंदर लिख लें। अब ब्रैकेट में अगर हाफ भी आ जाता तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी बन जाना था, तो हम ये कर रहे हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें, 2m, और इधर ऐसे ½ mv²। तो अब ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन रही है, यानी 2m और ये है काइनेटिक एनर्जी P² 2me। तो यहाँ से अगर हम P फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा जो है वो लास्ट वाला D वाला बन रहा है, स्क्वायर रूट 2me। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विद कांस्टेंट मास m हैज़ द रिलेशन विद मोमेंटम। अभी हम एक रिलेशन ड्राइव करके आए हैं कि P² = 2m और काइनेटिक एनर्जी यानी E। तो यहाँ पे हम देखें कि 2 भी कांस्टेंट है और गिवन है कि मास भी कांस्टेंट है, तो P² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। एस्केप वेलोसिटी के लिए फार्मूला अभी हम कर चुके हैं, 2g(r) का स्क्वायर रूट, या 2G और M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम गौर करें तो स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, R यानी रेडियस ऑफ द प्लैनेट, अर्थ है तो उसका रेडियस हो जाएगा, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और M जो है उस प्लैनेट के लिए मास, यानी उस अर्थ है तो अर्थ के लिए मास।
अब यहाँ पे एक चीज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो फिर पोटेंशियल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन भी होगी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक में चेंज होनी थी वो फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क डन में यूज़ हो जाएगी। तो इसमें हम ये बताएंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन गेन इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होगी क्योंकि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाएगी। तो इसका आंसर है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इज़, और ऑप्शंस हमारे पास हैं सरफेस ऑफ अर्थ, एट इन्फिनिटी, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और आर्बिट्रेरी। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो जब हाइट ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्योंकि हाइट ज़ीरो होती है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जीज, और ऑप्शंस हमारे पास हैं मून, सन, अर्थ और ओशंस। टाइड्स क्या होती हैं कि समुंदर में बनने वाली वो लहरें कि जिसको हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और टाइड्स बनती किस वजह से हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना है कि 24 आवर्स में, एक दिन में, यानी 2 दफ़ा जो है पूरा समुंदर का पानी उसमें टाइड्स जनरेट होती हैं। उसकी वजह से वो पानी सारा सर्कुलेट होता है और उस एनर्जी को हम यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम टाइड्स को जो है वो इस तरह से एक टाइडल बेसन में कैप्चर कर लें और उसको फिर कंट्रोल तरीके से हम जो है टरबाइन के थ्रू मूव करवाएं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यानी टाइड्स का फिर ओरिजिनल सोर्स जो है वो मून होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज, और ऑप्शंस हमारे पास हैं अर्थ, मून, सन और स्टार। इसमें हम ये समझते हैं कि बायोमास होता क्या है। ये कुछ बायोमास के सोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चरल क्रॉप रेजिड्यू, ये बायोमास में है। सीवेज जो है यानी गली मोहल्ले में नाली वगैरह में यानी जो वेस्ट है वो भी इसी बायोमास में आता है। और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा करकट वगैरह वो भी इसी में आता है। एनिमल वेस्ट जो है वो एनिमल्स का फुजला वगैरह वो भी इसी में आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी इसी में आता है। फॉरेस्ट्री और क्रॉप्स वेस्ट वो भी इसी में आता है। और जो है ये सारी यानी कि जो ऑर्गेनिक है ना वो सारे जो सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो सारा इसी बायोमास में आता है। अब बायोमास का यूज़ क्या है? बायोमास को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल टू जनरेट द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर में हम उसकी हीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से हम स्टीम जो है वो हासिल करेंगे। वो स्टीम हम आगे यूज़ करेंगे टरबाइन को चलाने में। टरबाइन के चलने से आगे जनरेटर चलेगा और जनरेटर से जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी कि बायोमास को हम एज ए फ्यूल यूज़ करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि जो बायोमास है वो बेसिकली ऑर्गेनिक जो हैं सोर्सेज हमारे वो सारे बायोमास में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा सोर्स जो बायोमास के लिए है वो हमारा सन है, क्योंकि सन की वजह से ही ज़मीन पे जो है ना वो लाइफ मौजूद है। नेक्स्ट है विच वन इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ऑप्शंस हमारे पास हैं कोल, यूरेनियम, बायोमास, नेचुरल गैस।
रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है कि जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, जो अर्थ पे ख़त्म होने का जिसका कोई चांस नहीं है, जो आसानी से अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन। तो ये सारी वो एनर्जीज़ हैं जो अर्थ पे मौजूद हैं, उसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। यानी जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? बायोमास रीन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ सोलर लाइट इंटेंसिटीज़, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। सोलर लाइट इंटेंसिटी क्या चीज़ है कि जो सन से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हमारी तरफ पहुंच रही है, उसको हम कहते हैं सोलर लाइट इंटेंसिटी। अब वो जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले उसकी वैल्यू होती है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। और उसकी रीज़न क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होके कुछ स्कैटरिंग होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, और जो है वो डिफ्लेक्शन होती है। उस वजह से सन की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, 1.4 से कम होके 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर रह जाती है। तो बहरहाल यूनिट जो है सोलर लाइट इंटेंसिटी का वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। लास्ट हमारे पास MCQ है। हॉट इग्नियस रॉक्स यूजली इन द मोल्टन और पार्शली मोल्टन स्टेट आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 या 20 किलोमीटर। तो हॉट रॉक्स जो हैं जो अर्थ के अंदर क्रस्ट में मौजूद हैं, वो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वो 10 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ है। 10 किलोमीटर तक जो है ना वो मोल्टन या पार्शली मोल्टन फॉर्म में रॉक्स मौजूद हैं।